हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोग के? बहुत बड़े बड़े। सुनिए ध्यान से, आज हमारा सेकंड सेशन है बेटा, और मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा रहेगी आज क्योंकि मेरा फास्ट है। ठीक, ज्यादा होती है, पता है आपको एनर्जी? आप जितना कम खाते हो आपकी बॉडी उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है। मतलब मैं देखा था बड़े बच्चा इतना बड़ा केक लेके आया था, कह रहे ये लो आपके लिए है ये। ठीक, मास्टर पढ़ा ही ना पाए बेटे, खाए और वही सोफे में सो जाए। ठीक, सुनिए ध्यान से बेटे, सेशन 1 कितने बच्चों ने नहीं देखा है बेटा? सबने देखा बेटा? आपने नहीं देखा? आपने घर जाके देखना है, सबसे पहला काम वही करना है बेटे, ठीक है ना? खाना पीना बाद में, बाकी सारे काम बाद में, पहले वही करना है। इवन मेट्रो में जाते आते देख लेना। ठीक, आपने देखा ना बेटा? कमेंट किया आप लोगों ने? आपने किया बेटा? नहीं किया कमेंट? ना, घर का बेदी लंका है, सबको कमेंट करना है बेटा, पास होना है आप लोगों को तो कमेंट करना है वीडियो पे बेटे, ठीक है ना? हाँ, झूठा ही सही करना है बेटे, ठीक। हाँ, सुनिए ध्यान से बेटे, लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे आपके साथ किसकी बेटे? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की, और इवन आज भी हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमें मदद करेगा हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स को और अच्छे से पढ़ने में, राइट? तो मुझे बस फटाफट से ना जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हल्का सा रिकॉल करवा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। और आज काम करने का तरीका ना कुछ ऐसा रहेगा, सुनना ध्यान से कैसा रहेगा। मैं चाहता हूं बेटा आपकी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस भी डेवलप हो। हम पहले चीज को समझेंगे, फिर एक बार देखेंगे बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में मतलब जो बुक हम आपको देने वाले हैं उसमें क्या लिखा है। फिर उसके बाद ना हम उसे अपने शब्दों में लिखेंगे, मतलब क्या हम वैसा लिख पा रहे हैं जिससे वही मतलब निकल कर आए जो बुक में निकल कर आ रहा है बेटा, या फिर मतलब कुछ और ही निकल रहा है। ठीक जी। तो सबसे पहले मुझे बताइए बेटे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो हमसे क्या कहता था बेटे, बताना? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमसे कहता था कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक है, अलग अलग है? अलग अलग है बेटे, दोनों एक दूसरे से अलग है। और अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की, बिजनेसमैन की? बिजनेस की बेटा। आप अकाउंटिंग जो करेंगे हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही बात है? अच्छा, ये मैंने कुछ और खोल दिया आपके लिए। फिर हमने बात की बेटे किसकी? फिर सेकंड कंसेप्ट जो हमने आपके साथ कवर किया था बेटे, वो कवर किया था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपसे ये कहता है बेटे कि आपको समझदार बनना है। जब हम कहते हैं कि समझदार बनना है, तो समझदारी से हमारा मतलब क्या है? समझदारी से हमारा मतलब ये है कि बेटे हमें अपनी असेट्स को और इनकम को कभी भी ओवरस्टेट या अंडरस्टेट, ओवरस्टेट करना है नहीं करना है? नहीं करना है। और वहीं अगर हम बात करें बेटे अपनी इनकम को, सॉरी लाइबिलिटीज को और एक्सपेंसेस को कभी भी अंडरस्टेट नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास मान लीजिए मुझे इन्वेंटरी वैल्यू करनी है, मेरे पास दो वैल्यू दी गई है बेटे, कॉस्ट एंड एनआरवी, तो मैं दोनों में से कौन सी लेने वाला हूं? हायर या लोअर? दोनों में से बेटे लोअर वैल्यू ली जाएगी। फिर वही बात एक और निकल कर आई थी बचपन में, अगर आपको याद हो, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, नोजी बहती थी आपकी, आपने वहां सीखा था कि बेटे मेरे को अगर डाउटफुल डेट बनाना है बच्चे, मैं डेटर्स से बनाऊंगा क्रेडिटर्स बनाऊंगा? डेटर्स। मुझे डर किस बात का है कि मेरे डेटर्स मेरा पैसा लेके भाग जाएंगे, ना कि इस बात का कि मैं अपने क्रेडिटर्स का पैसा लेके भाग जाऊंगा। आती बात समझ में? हाँ बोल दीजिए। ग्रेट। फिर हमने क्या बात सीखी बेटा? इसके बाद आपने मुझे बताया अगला कंसेप्ट जिसका नाम था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट क्या कहता है बेटा? मनी मेजरमेंट आपसे ये कहता था कि हम अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं लेन देन की कर पाएंगे, उन्हीं ट्रांजेक्शन की कर पाएंगे विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको बेटे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। अकाउंटिंग उन्हीं की होगी, उसके अलावा किसी की नहीं होगी। मैं बोलता हूं राम बहुत ईमानदार इंसान है, दिखा दें उसे बैलेंस शीट में साइड, बोलो। अच्छा, राम को हमने सैलरी पे की है बेटे 1 लाख रुपए महीना, क्या उसे दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ह्यूमन रिसोर्सेज बेशक हमारे लिए कितने भी इंपॉर्टेंट हो, जैसे कौन सी मैम बाहर, अन्य मैम मेरे लिए नहीं, मतलब अन्य मैम पाठशाला क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम उन्हें बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते बच्चे। सही बात है? क्लियर बात? आई बात समझ? क्योंकि उनको आप मनी के रूप में माप नहीं सकते। फिर बात आती है बेटे किसकी बच्चे? हर किसी, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कौन सा लॉ था ये? डुअल। ये लॉ दूसरा था नालायक, ये अकाउंट्स में ड्यूअल एस्पेक्ट है। वो कौन सा था वैसे? किसका है? थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना जी। तो यहां पर भी बात ये आती है बेटे कि हर डेबिट के लिए भगवान ने क्या बनाया? क्रेडिट। और हर क्रेडिट के लिए माता रानी ने क्या बनाया? डेबिट। मतलब कहने का ये कि बेटे एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट। बेटे हर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करेगी? प्रभाव डालेगी, प्रभावित करेगी किसको? कम से कम 2 अकाउंट को, सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही बात है? आपने इस कंसेप्ट की वजह से ही बोला था मुझसे क्या कि सर हमारी बैलेंस शीट इसी कंसेप्ट की वजह से टैली होती है। सही बात है? एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो आपने 11th में सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो यहां इस पर अप्लाई होता है। सही बात है जी? एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा, फिर हमने ना एक छोटी सी बात की थी, और बेटे इनको ना मैं कह रहा हूं अपने सीने में उतार लेना, आपने अभी तक कैसे भी पढ़ा हो, हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे से। और बता रहा हूं आप क्लास के बाद ना
जब क्लासेस ओवर हो जाएंगी आपके, ठीक है, आपका मन करेगा माथा चूमने का कि हाँ यार बात तो सही बताई थी लड़के ने। डेबिट और क्रेडिट बेटे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, ये कुछ नहीं है बेटे, प्लस और माइनस है। किसके प्लस और माइनस है? अकाउंट्स के प्लस और माइनस है। अब कौन प्लस है कौन माइनस है डिपेंड करता है इस बात पर कि आप किसके कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं। सही बात है। जैसे अगर मैं बात करता हूं बेटे किसकी, डेबिट और डेबिट आपस में बताओ क्या होंगे बेटा, जैसे प्लस और प्लस आपस में क्या होते हैं, तो ऐसे डेबिट और डेबिट आपस में क्या होंगे, प्लस। डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट माइनस, और क्रेडिट प्लस। सही बात है। प्लीज ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डेबिट प्लस है और क्रेडिट माइनस है, वो आपके नेचर ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करेगा कि वो क्या बैलेंस कैरी करते हैं, उनका चार्ज कौन सा है, उनका चार्ज कौन सा है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, बताइए बेटे एसेट्स का कितने एलिमेंट होते हैं अकाउंट्स के? जैसे हमारी बॉडी के 5 बेटे, पृथ्वी अग्नि जल आकाश और वायु। सही बात है। एक बच्चा आयरन भी था, किसी बच्चे के अंदर आयरन था, है वो आयरन आज हमारे बीच में? आप ही हो? अच्छा सुने, तो हमने कहा पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु, ऐसे यहां पर क्या बेटे एसेट्स, गंदे बच्चे, एक्सपेंसेस ये एक बिरादरी है, इसके अलावा लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल एक दूसरी बिरादरी है। एसेट्स और एक्सपेंसेस में बेटा कौन सा चार्ज होता है? एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारा चार्ज होता है डेबिट। तो प्लीज ध्यान रखना, अब डेबिट चार्ज है ना, आपको पता चल गया। तो ये एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी कभी हलचल होगी तो ये डेबिट होके क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस है उनका, और क्रेडिट होके क्या होंगे, घटेंगे। वहीं लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल की अगर हम बात करें बेटे, उन पे कौन सा चार्ज है? क्रेडिट चार्ज है। क्रेडिट चार्ज है तो इसका मतलब ये क्रेडिट होके क्या होंगे, बढ़ेंगे, और डेबिट होके क्या होंगे, कम होंगे। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है यहां तक बात? पक्का जी। फिर आपने ना मुझे एक बात और बताई, क्या बात बताई थी? बस इतनी ही बात की थी हमने यहां तक, है ना। अब ना मैं क्या करने वाला हूं, सुने ध्यान से, हम और कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, और विश्वास मानिए सीए इंटर में क्वेश्चन बनते हैं कई कंसेप्ट के ऊपर बच्चे। सही बात है। बच्चा कहता है ना हमने 11th में पढ़ा, ना हमने फाउंडेशन पढ़ा, ना हमने पहले पढ़ा कभी, अब इंटर में क्वेश्चन आता है, फिर बच्चा कहता है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप एक बात बताइए बेटा, ये बात सुनी होगी आपने कि जब भी कभी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या सोच के स्टार्ट करते हैं? अभी जैसे आप लोगों ने सीए पढ़ना स्टार्ट किया बेटे कि हम सीए की पढ़ाई करेंगे, जैसे आग लगा देंगे दुनिया में, आसमान में तीर फेंकेंगे, छेद कर देंगे आसमान में, फाइन, ऐसा आपने सोचा हुआ, ऐसे इरादे होंगे आपके आज, मतलब अभी तो यही होंगे एटलीस्ट, है ना, कि सोसाइटी में अलग इज्जत होगी, ठीक, मेरे 2 हाथ और निकल जाएंगे सीए बनने के बाद, है ना। तो मुझे एक बात बताइए ध्यान से, आप क्या सोचते हैं, आपने जो भी सीए ज्वाइन किया क्या सोच के ज्वाइन किया बेटा कि बस हाँ बस फाउंडेशन हो जाए फिर उसका शादी हो जाएंगे बस आराम सेटल हो जाएंगे, ऐसा, या पूरा सीए कंप्लीट करना है बेटा? पूरा सीए कंप्लीट करना है, यही सोचा आपने? अब ऐसे ही मैं आपसे एक बात करूं बेटे, मैं कोई बिजनेसमैन हूं, तो आप बताइए बेटे, मैं अगर कोई बिजनेस रन कर रहा हूं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरी इंटेंट क्या रहेगी बेटा? मैं इंटेंट क्या रहेगी बेटा, लंबे समय तक या छोटे समय तक? अरे वो छोड़ो, 11th क्लास में आप गए थे, किसी नए स्कूल में गए थे बच्चे, या जब भी कभी आपने स्कूल चेंज किया हो बेटा, आपको कोई लड़की या कोई लड़का पसंद आया, आपकी बात क्या हुई, आपने मन में ये भी सोच लिया कि कितने बच्चे करेंगे हम। सही बात है जी, ये भी प्लानिंग होगी। आपकी प्लानिंग कैसी रहती है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म की? लॉन्ग टर्म की। सही बात है जी। क्लियर है बात? मैं अपनी शादी पे वाली शेरवानी पहनूंगा और उसको क्या लहंगा दिलवाऊंगा, या मैं ये लहंगा खरीदूंगी तो उनसे बोलूंगी तुम, मैंने पिंक लिया तुम पीच लेना, ठीक जी। अब समझिए बात को बेटे, यानी कि प्लानिंग कैसी, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म की? वही बात यहां भी निकल कर आती है कि भाई आपको अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी कभी आप अकाउंटिंग करेंगे उसकी, तो आपके मन में अकाउंटिंग के लिए ध्यान रखना हमेशा ये रहना चाहिए कि हमारा बिजनेस कल बंद हो जाएगा या लंबे समय तक चलेगा? इट विल गो ऑन फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर, फॉर अ फोर्सिएबल, यानी कि हमारा बिजनेस चलेगा बेटे उस हद तक, वहां तक जहां तक हम देख पा रहे हैं बेटा, यानी कि हमारा बिजनेस चलेगा लंबे समय तक, पक्का। तो आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो ऐसे ही करनी है। सर एक बात बताओ, मान लो छोटे समय तक चला तो? बेटे हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये रीति रिवाज है, ये टूट भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो क्या सोच के करेंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। अब मैं ना एक अंदर की बात बताता हूं आपको, अंदर की बात बताता हूं, पहले एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने शब्दों में लिखेंगे और फिर इसके अंदर की बात बताऊंगा आपको कि क्या है वो अंदर की बात। एक बार देखिएगा प्लीज, ये लो जी। ओहो क्या गाना चल रहा भाई साहब, यहां तो सुनाया लगा ना आपने? इस कंसेप्ट का नाम है बेटे क्या बच्चे, बताना कोई, एनीवन? अब तो देख ही लिया आपने, खैर हाँ जी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, सुनाया लगा ना आपने जी। तो ये कह रहा है कि भाई फलक मतलब ऐसी जगह जो कभी मिलेगी नहीं आपको, जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो बिजनेस भी हमारा वहां तक चलेगा, ठीक। क्या कहता है? एज पर दिस कंसेप्ट इट इज अज्यूम्ड, क्या? बिजनेस विल कंटिन्यू
टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये सबको पता है कि गोइंग कंसर्न यही कहता है। गोइंग मतलब चलते रहना, कंसर्न मतलब धंधे का, बिजनेस का, राइट। द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इट इज बेटा कॉन्टिन्यूइंग नॉट कॉन्टिन्यूइंग, इज अ कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज। भाई धंधे में बुक्स में जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप ये सोच के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है, ठीक है सर बहुत अच्छी बात बताइए आपको, हम इसे कैसे लिखने वाले हैं, पहले इसे लिखते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, कि जब कॉन्टिन्यूइंग लेके चलते हैं तो क्या होता है और नॉट कॉन्टिन्यूइंग लेके चलते हैं तो क्या होता है। अभी पिछले से पिछले अटेम्प्ट में ना क्वेश्चन आया है बच्चे, इंटर में आया क्वेश्चन 5 नंबर का, कि ये बताओ कि अगर कॉन्टिन्यूइंग है तो कैसे अकाउंटिंग होगी और नॉट कॉन्टिन्यूइंग तो कैसे होगी। सोचो, मगर हम पढ़ते ही नहीं इनको बेटा। चलो लिखो फटाफट से कंसेप्ट नंबर 5 फटाफट जल्दी, और ध्यान रखना घर जाके सबसे पहला काम क्या करना है, क्या करना है, अरे नाला को कमेंट करना है, रिवाइज करना है, ठीक। हाँ लिखो फटाफट से। हाँ करेक्ट कमेंट बता देना क्या करना है, बहुत बढ़िया बेटा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे बेटे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लिखो फटाफट से क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट it is assumed that business will continue, कैसे क्या बोलोगे जी, फॉर अ कौन सा फ्यूचर, फोर्सिएबल फ्यूचर। बेटा फोर्सिएबल का मतलब क्या होता है, जहां तक आप देख पा रहे हैं बेटा, सही बात है। हाँ, इट इज अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर, बिल्कुल सही बात है, फुल स्टॉप। ऑपरेशंस, अरे बेटे बस बात है नहीं, ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस विल नीदर बी कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कम करना। क्या करना है बच्चे, कम करना। विल नीदर बी कर्टेल्ड नॉट बी स्टॉप्ड, या फिर नॉट बी क्लोज्ड इन नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। अब बेटा मेरी बात ध्यान सुना, कि क्या मान रहे हो अपने धंधे को, आप वो कॉन्टिन्यूइंग एंटिटी है नॉन कॉन्टिन्यूइंग है, कॉन्टिन्यूइंग एंटिटी है, तो लिखें बेटा बिजनेस इज कंसीडर्ड एज क्या बेटा, कॉन्टिन्यूइंग एंटिटी। अब ना अंदर की बात सुनना जितेंद्र के साथ ध्यान से, धनी जी पक्का, अब सुनना ध्यान से, कि अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं तो क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, और अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अकाउंटिंग कैसे होती है। ध्यान सुनना, मैं 2 एग्जांपल लगता हूं आपके सामने। बेटे मेरे पास ये एक इन्वेंट्री का आइटम है जिसकी कॉस्ट पता है कितनी है, जिसकी कॉस्ट है 10,000, हाँ बोल दीजिए, और मुझे पता है कि मैं इसे कितने में बेच सकता हूं, ये मार्केट में बिक जाएगा, इसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू है मान लीजिए 15,000। कितनी बेटा, 15,000। आप बताइए जितनी अकाउंटिंग आपने पढ़ी है उसके बेसिस पर आप इसकी वैल्यू कितने पे करेंगे, 10 पे करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि भाई हम रूढ़िवादी हैं, हम प्रूडेंट हैं, हम समझदार हैं, हम कॉस्ट से ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। आप 10 पे करेंगे। ये 10 पे ना तब तक सही है जब तक आप कॉन्टिन्यूइंग एंटिटी है। कैसी एंटिटी है, जब तक आपको पता है कि भाई मेरा धंधा लंबे समय तक चलेगा, तो तब तक तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, आप गोइंग कंसर्न को फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे किस पर, कॉस्ट पर ही, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से सुनना प्लीज, मैं क्या कह रहा हूं, अभी लिखना नहीं है आपको, ध्यान सुनना बेटा। बेटा यही थोड़ी थोड़ी गहराई है जो आपको अच्छा सीए बनाएंगे। इफ बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, अगर बिजनेस कैसा है बेटा, गोइंग कंसर्न, तो आप इन्वेंट्री की वैल्यू पता क्या बताओगे, देन
वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकल कर आएगी बेटे, पता है कितनी? आप बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री को दिखाओगे वैसे ही दिखाओगे जैसे सारे दिखाते हैं बच्चे। किस पे दिखाओगे? 10 पे, 15 पे? 10 पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको ये पता है कि भाई मुझे अब बिजनेस कल परसों बंद करना ही है, 2-3 महीने में मेरा धंधा बंद होने वाला है बच्चे, तो उस केस में आप कितने में दिखाओगे? 15 में। कि बेच के क्या मिलेगा? बेच के क्या मिलेगा? नहीं आ रही बात समझ में? आई बात समझ में? ऐसा ही क्वेश्चन आया है सीए इंटर में बेटा, ठीक है? ऐसा ही क्वेश्चन, एक आइटम नहीं थे उसमें, बहुत सारे आइटम थे, मगर मैं भाई आपको बस हल्का सा तड़का लगा रहा हूं उसका। आई बात समझ में? तो अगर मान लीजिए आप गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या होगा? अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या होगा बताइए, बोलो बेटा। तो इसका मतलब आपको क्या फील आ रहा है? बिजनेस इज नॉट अ, बोलो ना, गोइंग कंसर्न। अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं है तो बोलो राजा, बोलो। तब किस पे दिखाओगे? देन तब आएगी बेटे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कितनी दिखाने वाले हो जी? 15,000। तब आपको मतलब ही नहीं है, आप कह रहे हो बेटे कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल गए तेल लेने बच्चे। सही बात है। अब मुझे क्या करना है बेटा? मुझे का ये देखना कि भाई कितने में मेरी वैल्यू हो जा रही है, कितना पैसा मुझे मिल जाएगा। 15 मिल जाएगा पक्का। अच्छा और सुने एक बात, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, एक बात और सुने, अब आपको शायद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी थोड़ी सी। ये देखें बेटे, मेरे ना क्रेडिटर्स, मजा आएगा आपको, क्रेडिटर्स हैं मेरे कितने रुपए के? 20,000 रुपए के, है ना? बट मुझे पता है बेटे क्या, कि अगर मैं उनको सेटल कर दूं, इन क्रेडिटर्स को अगर मैं सेटल कर दूं विद इन अ पीरियड ऑफ कैसे बेटे 1 मंथ, तो मुझे इन पे डिस्काउंट मिल जाएगा बेटे कितना? 10% का। वैसे क्रेडिटर्स मेरे कितने के? 20,000 के हैं, और मैं कह रहा हूं मुझे इनको पे करना है, टू बी पेड आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद पे करना है बेटा, है ना? पक्का। अच्छा मैं ये कह रहा हूं बेटे क्या, इफ सेटल्ड विद इन 1 month, then a cash discount of 10% विल बी रिसीव्ड। बेटे मुझे 10% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, बताइए आराम से, मुझे 10% का कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं सेटल कर देता हूं बेटे कैसे बच्चे, 1 महीने के अंदर अंदर, राइट? तो मुझे बताइए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? अगर मैं गोइंग कंसर्न हूं, मुझे पता है मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो मैं क्रेडिटर्स कितने में दिखाऊं? 20 में? या आप पहले ही मान लोगे नहीं मैं तो पे ही कर दूंगा, 1 महीने के अंदर पे ही कर दूंगा, तो क्रेडिटर्स को 20 देने ही नहीं है, 10% डिस्काउंट मिलेगा, 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा, मैं 18 पे दिखा दूं, ऐसा करें? या फिर जब आपको पता है कि बेटा आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, आप बेटे जैसे पेमेंट होती है वैसे पेमेंट करोगे। सही बात है। क्या आपके ऊपर कोई हरी है कि आपको जल्दी पेमेंट करनी है? नहीं। अच्छा मान लो अगर कर भी दी आपने, तो जब करोगे तब दिखाना, बट अभी तो आपने पेमेंट नहीं की ना, तो आपका क्रेडिटर्स कितने में आने चाहिए बेटा? तो इफ बिजनेस इज क्या है बच्चे आपका? बिजनेस अगर आपका गोइंग कंसर्न है, धंधा अगर आपका गोइंग कंसर्न है, तो बेटे बताना क्रेडिटर्स कितने में आएंगे? क्रेडिटर्स शेल बी शोन एट कितने में बच्चे? 20,000 में। क्रेडिटर्स आपके आएंगे बेटे कितने में? 20,000 रुपीज में। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का बात समझ में आती है? अच्छा और अगर मान लीजिए आप गोइंग कंसर्न नहीं है, ओहो, बिजनेस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, बताओ जी, मतलब आपको बेटे मामला निपटाना है, जल्दी बोलो हाँ जी। बिजनेस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, तो बताइए बेटे क्या होगा? बताइए क्या होगा बेटे? क्रेडिटर्स कितने में आएंगे? आपको पता है क्रेडिटर्स अब आएंगे बेटे क्या, उस अमाउंट पर जो मुझे उनको देके सड निपटाना है बच्चे, तो वो कितने में निपट जाएंगे? 20 में, 18 में? 18 में। तो क्रेडिटर्स विल बी शोन एट, शेल बी शोन एट कैसे बेटा? 20 लेस 10%, कितना बच्चे? 18,000। आई होप आई एम क्लियर, आती बात समय? तो ये फर्क पड़ता है बेटे गोइंग कंसर्न का और नॉट गोइंग कंसर्न का। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट। ये बातें ना हमें 11th लेवल पे नहीं बताई जाती हैं बेटे, क्यों होगी? वो उतना दिमाग होता नहीं आपके पास, ठीक जी? चिपकाइए से फटाफट से, बुरा मत मानना, सच्चे ही है, जल्दी। ये तो लिख लिया था ना आपने, कॉन्टिन्यूइंग एंटिटी, चलिए फटाफट कीजिए बेटा। बेटा आपका नाम क्या है दोनों बच्चों का? प्रियांशी और आपका? वंशिका।
बनाओ बेटे नोट्स अच्छे से बेटे। कम से कम 3 पेन यूज कर लो बेटे। एक दिन मोमोज नहीं खाओगे चलेगा बेटे, पेन आ जाएंगे। ठीक, कम से कम 3 पेन यूज कीजिए बेटे, ब्लू ब्लैक रेड एटलीस्ट। जीवन में रंग भरिए बेटा, सॉरी जीवन में तो रंग नहीं है आपके, कॉपी में रंग भरिए बेटा। कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि बस सामने वाले को चुराने का मन करे। जिज्ञासा बेटे फास्ट रखा है आपने आज? नहीं, मैं उसका क्या व्रत वाला केक लेके आया हूँ शायद। सब कुछ आने लग गया व्रत वाला बेटे, और ड्रिंक्स आनी बाकी है बस। चलिए डन। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बेटे म्यूजिक एंजॉय करते रहे आप और काम भी करते रहे। हाँ म्यूजिक फ्री है। नालायक को समझ में आया क्या है गोइंग कंसर्न और क्या है गोइंग कंसर्न नहीं? पक्का ना जी? और उसका क्या फर्क पड़ता है? ना सिर्फ कंसेप्ट बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ता है? असेट को दिखाना है किस वैल्यू पर? जो वैल्यू से बेचकर मिलेगी, अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं हो तो। और लायबिलिटी को दिखाना है उस वैल्यू पर जो जितने में वो सेटल हो जाएगी। सही बात है? पक्का? तो ये कौन सी वैल्यू है बेटे बताना? 15,000 रिलायजेबल वैल्यू। और ये कौन सी वैल्यू है? 18,000 सेटलमेंट वाली वैल्यू, निपटारे वाली वैल्यू। डन है जी? चले बहुत बढ़िया बेटा। अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बात और बताइए बेटा, क्या कहते हो आप? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? आप अभी तक सबने 12th के पेपर दिए? सबने दिए? ये वो तो नहीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फिर सीधा सीए करें, सबने दिए 12th के पेपर। अब बेटा आपको पता है आपका, आपने बोला कि आप सबने पेपर दिए। अब आप सबने पेपर दिए, हर साल आपकी परीक्षा ली गई बेटा। इतनी परीक्षा तो माता सीता की भी नहीं होती, इतनी आप लोगों की हो गई है बेटा। सही बात है जी? दिए ना आपने हर साल परीक्षा? हर साल दिए बेटे, हर साल परीक्षा ली गई आपकी, हर साल आपका एग्जामिनेशन हुआ और देखा गया कि आप अगली क्लास में भेजने लायक हो या नहीं हो बेटा। आपको अगली क्लास में भेजा जाए या ना जाए। कोई फेल हुआ कभी आज तक? प्यार में नहीं बेटे, पढ़ाई में। नर्सरी में फेल हो गए थे? भैंस की पूछ, नर्सरी में फेल हो गए थे? हाँ नर्सरी में फेल हो गए? अच्छा नहीं, स्कूल आने तो वो तो उनकी दया से पास हुए, वैसे फेल हो गए थे नर्सरी से ही? मतलब नर्सरी द्वारा पढ़ाई फिर? अच्छा चलो, मैं ऐसा लगता नहीं हो आप तो अच्छे बच्चे हो। चलो हाँ, तो मैं आपसे क्या करता, और कोई बच्चा फेल हुआ? कोई नहीं हुआ आप में से? कोई नहीं? अरे बता दो बेटे, मैं किसको बता रहा हूं? नहीं हुए? चलो गुड। तो आज बात सुनना ध्यान से कि भाई हर साल आपकी परीक्षा हुई बेटे, हर साल देखा गया कि बेटा आपको नेक्स्ट क्लास से भेजना है या फिर नहीं भेजना।
खुद सोचो, आपने भी क्या बोला कि हमारा बिजनेस क्या चलेगा बेटा, कल ही बंद हो जाएगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। आपने बोला कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, तो आप क्या चाहोगे बेटा कि लंबे समय तक बिजनेस चलेगा, तो बेटे हर साल उसकी परफॉर्मेंस को तो असेस करना चाहोगे ना, हर साल देखना तो चाहोगे ना कि बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ताकि हम क्या कर सके बेटा, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि प्रॉफिट अगर जो हो रहा है बेटा उसको और कैसे बढ़ाया जाए, और अगर लॉस हो रहा है तो उसे और कैसे कम किया जाए और प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए, है ना, यही रहेगा बच्चे। मतलब कहने का ये कि आप बिजनेस की डायरेक्शन देखना चाहोगे ना, है ना जी। वही बात यहां भी आती है बेटा, क्या कि आपने बोला कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा, बहुत अच्छी बात है सर। तो वो जो लंबी लाइफ आपने बोली, उस लाइफ को आपने क्या किया बेटा, उस लाइफ को आपने छोटे छोटे पीरियड्स में बांट दिया, जिसको प्यार से आपने नाम दिया बेटे क्या बच्चे, अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोला, अकाउंटिंग पीरियड। और आप क्या करेंगे बेटा, हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में रुकेंगे, जैसे आपको पता है कल ही 31 मार्च था बच्चे, है ना, तो क्या हुआ, अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हुआ। आप हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में रुकेंगे और देखेंगे कि ओ कि धंधे में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, क्या हुआ है देखेंगे बच्चे। और वो देखने के बाद आगे जाके अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे, राइट, कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ बोल दीजिए। तो इस कंसेप्ट को भी कुछ कहते हैं, अगर आपको पता हो तो बता दो, अच्छा लगेगा बच्चे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, सही बात है। अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं तो मैं यहीं से फेंक के मारता, ठीक है, कंसिस्टेंसी कहते हैं इसको। आपने बहुत चालाक खोपड़ी हो, पता क्यों, नीचे वो लिखा था, है ना, मैं थोड़ा आपसे ज्यादा चालाक हूं बेटा, ठीक, हाँ। कौन सा कंसेप्ट कहते हैं बताओ, ये 11वीं क्लास की कंसेप्ट है, मगर अभी जरूरी है बेटे, पेपर में आते कई बार, बताइए। बेटे बोलो बेटे, ऐसे हल्का, अकाउंट से डर तो लगता, प्यार है आपको किससे, अकाउंट से, तो डर तो लगता ना अकाउंट से, तो फिर बताओ ना कौन सा कंसेप्ट है, ऐसे तुक्का मारो। हाँ पीछे बेटा, अभी बता रहे हैं, अरे बोलो बोलो, शर्माओ मत, नहीं पता, नहीं पता, अकाउंटिंग बिजनेस कौन सा कंसेप्ट, इन्होंने 2-3 कंसेप्ट मिला दिया एक साथ, कह रहे आधा इसका होगा आधा उसका होगा, आलू मटर पनीर की सब्जी, हाँ नाम याद नहीं आ रहा है बेटे, इसे प्यार से कहते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, हाँ यही बताने वाला था मैं, बस बता नहीं पाया। इसे प्यार से कहते हैं कौन सा कंसेप्ट बेटा, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अच्छा एक नाम और है इसका हल्का सा बेटा, क्या बच्चे, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। क्या बच्चे, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। फाइन, क्या कहता है बेटा आपसे कि जो बिजनेस की लाइफ है उसको हमने क्या किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है बेटा, और हर टुकड़े के एंड में हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या करेंगे बेटा, असेस करेंगे, जानेंगे बच्चे, सही बात है, ताकि नेसेसरी डिसीजन लिए जा सके, राइट। अच्छा अब अकाउंटिंग पीरियड भी 2 प्रकार के होते हैं, वैसे आपको बता दूं, आपने तो जनरली यही देखा है बच्चे क्या, कि ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, बट बेटा आपका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ इनकम टैक्स के पर्पज के लिए आपको बेटे कौन सा ईयर लेना होता है, हमेशा फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर होता है बेटे कौन सा ईयर, वो जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, जिस दिन भंड होते हो आप, से लेके 31 दिसंबर तक। और दूसरा बेटे आपका फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है कब, 1 अप्रैल से, नवरात्र चल रहे होते हैं, और एंड होता है बेटे कब, 31 मार्च। पक्का, हाँ बोल दीजिए जी। तो एक बार देखते हैं बेटे क्या कहते हैं आपसे, आराम से। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बेटे मैंने बिल्कुल इनको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश की है। हाँ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जिसका घर का नाम क्या है बच्चे, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म, बेटे रट्टा नहीं लगाना है, महसूस करना है बस उसको, ठीक है ना जी। एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म इज डिवाइडेड इनटू, कैसे बेटा, टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट्स को मापने के लिए। फाइन, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक बेटा ये तो कंपलसरी है कि बेटा आपको कौन सा ईयर लेना है, फाइनेंशियल ईयर लेना है, बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च, सही बात है। अच्छा एज इट्स अकाउंटिंग पीरियड, बेटे ध्यान सुना, 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है, तो यानी कि पिछला वाला 31 लेना है, अगला 31 मार्च इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। नहीं बात समझ में, जैसे आज 1 अप्रैल 2025 है, तो एंड कब होगा, 31 मार्च 2025 26 बेटे, आई बात समझ में, हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसे कहते हैं प्यार से बेटे क्या, कि बिजनेस जो है उसकी लाइफ को हमने
शॉर्ट टुकड़ों में बांटा हुआ है, उनको प्यार से कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और हम हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या करेंगे बच्चे, बिजनेस के प्रॉफिट्स को, परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सही बात है, बिजनेस की डायरेक्शन जानने के लिए। क्लियर बात। और अकाउंटिंग पीरियड दो प्रकार के होते हैं, कैलेंडर ईयर भी और फाइनेंशियल ईयर भी। पक्का? हाँ बोल दीजिए जी, लिखिए फटाफट। याद है आपको जब छोटे छोटे बच्चे थे आप लिखा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, याद है? 31 मार्च 2025, 31 दिसंबर 2025, है ना? तो ये इसी वजह से था बेटे। कौन सा कंसेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। या प्यार से बोलिए बेटे कौन सा कंसेप्ट? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। लिखो फटाफट से दोनों हाथों से। लो जी लो, क्या कहता है? लाइफ ऑफ अ बिजनेस, बेटे थोड़े शब्द आगे पीछे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही निकलना चाहिए उसका। लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड्स नोन एज, क्या बेटे? उन पीरियड को क्या कहते हैं बेटा हम? नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, फुल स्टॉप। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अच्छा जब मैं बोल रहा होता हूं ना बेटे परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस का मतलब होता है या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा बेटा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होगा बेटा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कई बार कहते हो ना वो तो बहुत मोटी फर्म है, बहुत पैसा है उनके पास, है ना जी। तो क्या कहते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज असेस्ड। असेस्ड का मतलब होता है बेटे जांचना। फाइन। असेस्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? पक्का? अच्छा अकाउंटिंग पीरियड कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चे? अकाउंटिंग पीरियड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बोलो जी दो प्रकार कौन कौन से? हाँ, ए कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर। बताना बेटे कहां से कहां तक? 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कौन सा ईयर जी? कैलेंडर ईयर। कहां से कहां तक? टू 31 दिसंबर। पक्का? हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा बेटे इस कंसेप्ट का ना एक नाम और है बच्चे, क्या नाम है? हाँ पीरियोडिसिटी बोल दिया आपने, वो तो ठीक है ठीक है। साथ साथ क्या बेटा? हाँ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कोई दिक्कत? चले, ग्रेट। इतना होने के बाद अब आगे आइए बेटा। पीरियोडिसिटी के बाद बात आती है किसकी बेटा? सुनो ध्यान से बेटा, हमारे ना कॉलेज में, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था दिल्ली विश्वविद्यालय, हालांकि लगता नहीं कि मैं कॉलेज से पढ़ा होऊंगा बट तभी मैं पढ़ा हुआ हूं बेटे। तो जिस डीयू के जिस कॉलेज में पढ़ता था बेटे, वहां एक बहुत अच्छा सा हैंडसम सा लड़का था। फाइन, मतलब अच्छा लगता था वो लड़का, मतलब वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं, वैसे बोल रहा हूं बेटे, मतलब जब किसी लड़के को अच्छा लग रहा है कोई लड़का, तो लड़की को तो सोचो क्या ही होगा बेटा। फाइन। और उसके पास बहुत महंगे महंगे मोबाइल भी थे, उस समय फोन चलता था एंगेज, गेमिंग वाला फोन था बेटा। हर पास था नोकिया का 1100 टॉर्च वाला फोन, सांप वाला फोन, आपने शायद देखा भी नहीं होगा। उसमें एफएम भी नहीं था हमारे वाले फोन में।
तो पता है क्या है, अब वो लड़का ना भाई, वो लड़का इतने लंबे लंबे बाल थे उसके और बाल बिल्कुल सीधे, ठीक है, मेरे तो आज तक सीधे नहीं हुए, उसके बाल बिल्कुल सीधे एकदम अच्छे, फाइन। और कभी देखे तो कभी इस लड़की के साथ, कभी मुझे जो लड़की पसंद है कभी उसके साथ, ठीक है। तो अपना ना खिलस्ता था बच्चे, खून खिलस्ता था बेटे, फाइन। आप बताइए वो एक के साथ आता कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम फिर सोचे ना किसी दूसरे पे ट्राई मारे, कुछ करें बेटे, कुछ समझे कि हाँ अपना भी परिवार बच सकता नहीं बच सकता है, मगर नहीं बचने दिया उसने, सही बात है। फिर मैं फर्स्ट के बाद मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया बेटा, सीए करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अब बस गया, ठीक। तो मुझे एक बात बताइए, पहली बात, वो लड़का आज इसके साथ, कल उसके साथ, फिर उसके साथ, आप बताइए क्या कहते हो आप उस लड़के को किस नजर से देखते हो, कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है या रावण है बेटे? हाँ बोलो, जल्दी बोलो बेटे, आप देखो डिस्कस नहीं करो तो कैसे हो? रावण है या राम है? रावण है, अच्छा। प्लीज यहां भी एक बात निकल के सामने आती है बेटा, यहां भी एक अकाउंटिंग कंसेप्ट छुपा हुआ है। मैं अगर डेली आपको आपकी भाभी के साथ ही दिखूं बेटा, तो आप एक ही बार देखो, दूसरी बार हाँ ठीक है ना, इनका डेली का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। या फिर ऐसे स्कूल में भी रहा होगा आपका बेटा, अगर आप मान लीजिए 5वीं 6वीं क्लास से बेटे गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है बेटा, फाइन, तो कुछ दिनों तक लोग नोटिस करेंगे, उसके बाद कोई नोटिस नहीं करता आपको, सही बात है? हाँ बोल दो। अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि हम इसमें कुछ नया बचा नहीं है, कुछ है नहीं मसाला इसमें, क्या करेंगे अब, ठीक। ऐसे आप यहां बताइए बेटा कि अगर आज अलग, कल अलग, परसों अलग, नरसों अलग, फाइन, तो खुद सोचो कि हम लोगों का ट्रस्ट जीत पाएंगे? बोलो ना, क्या ट्रस्ट जीत पाएंगे? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं बेटा। तो वही बात यहां भी निकल कर सामने आती है अकाउंटिंग में बेटा, कि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में हम ये कहते हैं कि बेटा अकाउंटिंग जब आप कर रहे हैं तो अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है, कुछ मेथड्स को आपको फॉलो करना है, और वो जो मेथड्स आप फॉलो कर रहे हो, उनको ये नहीं कि आज ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो कल वो मेथड फॉलो करना, फिर नरसों वो करना, ऐसे नहीं बेटा। मैं कुछ याद दिलाता हूं आपको आपकी 11th क्लास की बात, जब छोटे छोटे बच्चे थे, आपने एक चैप्टर पढ़ा था बेटे, क्या? डेप्रिसिएशन, याद है आपको? एक चैप्टर पढ़ा था आपने डेप्रिसिएशन, वहां पर ना मेथड थे बेटे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, दो मेथड तो बहुत ही फेमस थे बेटा, एक था स्ट्रेट लाइन मेथड, यहां भी आएगा डेप्रिसिएशन बेटा, अब यहां मेथड लगेगा आपको, ये मेथड कहां से आए, ठीक। एक डेप्रिसिएशन, और दूसरा बेटे क्या बचा आपका, सॉरी एक डेप्रिसिएशन नालायको, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पहला कौन सा? स्ट्रेट लाइन, और दूसरा बेटे क्या? डब्ल्यूडीवी। आप बताइए बेटा, अगर मैं इस साल फॉलो कर रहा हूं बेटे क्या बच्चे? स्ट्रेट लाइन, इस साल मैंने फॉलो किया स्ट्रेट लाइन, अगले साल मैं फॉलो कर रहा हूं बेटे डब्ल्यूडीवी, उससे अगले साल में ले आया कोई और मेथड अगला जो आपको पता नहीं है फिलहाल मान लीजिए, ठीक। तो आप बताइए क्या ये सही तरीका अकाउंटिंग करने का या गलत तरीका है? मैंने एक चीज को तोड़ा है, किस चीज को तोड़ा है? सोच लो, मैंने एक चीज को तोड़ा, यहां पर भी एक कंसेप्ट छुपा हुआ है बेटा, कि मैं क्या फॉलो नहीं कर रहा हूं, बोलो ना। कॉन्सिस्टेंसी, अच्छा, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं बेटे क्या बच्चे? कॉन्सिस्टेंसी, क्या बच्चे? कंसिस्टेंसी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेके, मेथड्स को लेके बेटे कंसिस्टेंट नहीं हूं। तो कंसिस्टेंसी क्या कहती है? कंसिस्टेंसी ये कहती है कि बेटा एक बार जो आपने हाथ थाम लिया, आपको वही हाथ थामे रखना है बच्चे, सही बात है, आपको वही हाथ थामे रखना है, फिर चाहे वो ड्रम में मिलो कहीं मिलो, ठीक, आपको वही हाथ थामे रखना है। क्लियर बात? आपको पता है उस बच्चे के पापा, बच्ची, वो बच्ची क्या कह रही थी, उनकी डॉटर भी है जो वो, हाँ, कि मेरे पापा इस ड्रम में है, हाँ मेरे पापा है इस ड्रम में, कैसे बोलती? सोचो कितना पीड़ाफुल होगा। हम तो खैर मजाक बनाते हैं, मीम्स सुना रहे हैं, बहुत मीम्स चल रही है बेटा, ठीक है, बट चलो वापिस आओ, ये मुद्दा वो नहीं है। बात ये आ रही बेटे क्या, कि आपको जब अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या रहना है बेटे? कंसिस्टेंट रहना है। मतलब कहने का ये कि एक बार जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चुन ली, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बेटा आपको उसे क्या करना है बच्चे? फॉलो करना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उसको फॉलो करना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों करें भाई? तो पता है ऐसा इसलिए कि अगर मैंने मान लीजिए इस साल अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी रखी है, अगले साल अलग रखी है, उससे अगले साल अलग रखी है, तो बेटे मेरी अकाउंटिंग, मेरी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बेटे, वो कंपेरेबल होंगी या नहीं होंगी? मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होंगी। आ रही बात समझ? मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होंगी। तो प्लीज कसम खाइए बेटे क्या, कि आपको जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप चुन रहे हैं, इट शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर अकाउंटिंग पीरियड। सही बात है, ये जो पीरियड आपने बोला ना बेटा कि हर साल हम देखेंगे, तो आपका हर साल अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी रहनी चाहिए? सेम टू सेम। पक्का जी? प्लीज पढ़ना एक बार, देखिए ध्यान से क्या कहता है। आइए बेटे, मैं ऐसे थोड़ा नचाता रहूंगा आपको, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, सबको थोड़ी देर नाचना है, ठीक है? प्लीज पढ़े क्या कहते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, 7 जन्मों का साथ। अपने मम्मी पापा को देखो ना बेटा, कितना लड़ते हैं झगड़ते हैं,
तब जाके हम 3 भाई बहन हैं। मुझको तो डर लगता है, अच्छा वो प्यार नहीं था, बहुत ज्यादा प्यार नहीं था, पता लगा मैं मेरी सी हो गई, मेरा भाई अभी नर्सरी में है, ठीक। हाँ, पढ़िए क्या कहते हैं, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन, क्या बच्चे, कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू, जी ये कंसेप्ट बताता है आपको क्या, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड जो हैं वो रहने चाहिए बेटे, क्या बच्चे, कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटे, उन्हें चेंज नहीं होना चाहिए, दी शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। बेटे क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आप ईयर टू ईयर चेंज करते जा रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटे कंपेरेबल नहीं होगी। फाइन, इन ऑर्डर टू एनेबल द मैनेजमेंट to compare the profit and loss account and balance sheet of different periods and draw important conclusion about the working of the enterprise। मतलब मेरा बेसिक कहने का ये है कि बेटे कंसिस्टेंसी इससे जरूरी है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बन जाए, कंपेरेबल बन जाए। और याद करो, अभी ताजी ताजी बात करता हूं बेटे, एक चैप्टर पढ़ा था आपने बेटे, क्या बच्चे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, याद है बेटा, वहां पर ये नहीं था। एक चैप्टर था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद है, वहां पर आपने 2 तरह के चेंज देखे थे, अगर आपको याद हो बेटा। एक था बेटे कैसा बच्चे, एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरा था बेटे क्या, इंक्रीज डिक्रीज, और दूसरा था बेटे परसेंटेज चेंज, याद है, यस और नो। तो वो क्या है बेटा, वो यही तो है भाई, अगर दोनों ईयर के लिए पॉलिसी सेम है तो कंपैरिजन आसान होगा। कंपैरिजन क्या होगा, आसान होगा। आज मैं आप लोगों को बेटे कंपेयर करने लग जाऊं सीए इंटर वाले बच्चों से और बोलूं कि आप कितने नालायक हो, आपको तो एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आता, तो क्या कंपैरिजन फेयर होगा? द आंसर इज नो, आप सेम लेवल पे हैं ही नहीं। हाँ बोल दीजिए, पक्का। तो जब हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब सेम पॉलिसी पे बेस्ड होंगी तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल होगा ना। अच्छा, यस और नो, हाँ बोल दीजिए जी, पक्का। पढ़िए बेटे, लिखो फटाफट से, कौन सा कंसेप्ट है जी, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। लिखिए जी, अकाउंटिंग पॉलिसी followed for accounting policy followed for preparation of accounting policies followed for preparation of financial statements should be consistently applied from one accounting period to, बेटे बोलो ना, from one accounting period to, जी बिल्कुल, from one accounting period to another accounting period, so that books of accounts can be, क्या बचे, compared, can be compared। अब बेटे एक मुद्दा और खड़ा हो गया यहां पर फिर कि सर मान लो एक बार हमने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चुन ली, अब हमें लगता है बाद में आके फील होता है ऐसा कि गलत चुन ली हमने। जैसे ना मेरे एक दोस्त का फोन आया, उसकी अभी रिसेंट में शादी हुई है बेटे, 2-3 महीने पहले, तो परसों रो रहा था मेरे साथ, मेरे सामने बेटा, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा है जीतू भाई मैं ना एक्चुअली क्या हुआ ना, मतलब मेरी गलत शादी हो गई। मैंने कहा मतलब, कह रहे, मैंने कहा कैसे शादी हुई थी, किसने शादी ठहराई थी, कह रहे बस वो ऑनलाइन हुई थी, कुछ ऐसे ऐसे मुझे वो फेसबुक मिली और हमारी बात हुई, तब पहले सब कुछ सही था, और जैसे ही वो आई तो अपने लोन गिनाने लगी, मेरे ऊपर ये लोन है, मेरा ये लोन है, और इसे अब तुम पे किया करोगे, ठीक है, शादी के बाद, पहले नहीं बताया उन्होंने। तो अब खुद सोचो बेटे क्या किया जाए। अब मैं कह रहा हूं कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी चुन ली और आपको सूनर और लेटर लगता है कि बेटा आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने चुनी वो आपके बिजनेस के हिसाब से सही नहीं है, फाइन, गलत अकाउंटिंग पॉलिसी चुन ली आपने, तो मुद्दा ये आता है अब क्या किया जाए, क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते नहीं कर सकते? भाई वहां तो चलो लाइफ पार्टनर की बात है, वहां तो चलो पहले डाइवोर्स होगा फिर दूसरी शादी होगी, पर यहां की बात कर रहे हैं क्या आपने एक पॉलिसी चुन ली, क्या वही फॉलो होती रहेगी?
आपको पता है कि ये गलत है, वो आपके लिए सही नहीं है बच्चे, आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या आप चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आप चेंज कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया उसका ये है कि अगर वो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ को प्यार से स्टैट्यूट भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? सहतूत नहीं बेटा, दोबारा बोलोगे, सहतूत, रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। दूसरा, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और तीसरा, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो फॉर योर बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन। सही बात है। जैसे पहले मैं बताता हूं आपको, पता क्या हुआ, अभी मैं थोड़ा सा शायद आपको शायद थोड़ा सा सही लग रहा हूँ 0.1%। पहले पता क्या था, जिस साबुन से ना बाल धोते थे उस साबुन से मैं चेहरा भी धो देता था। फिर एक दिन मेरी क्लासमेट ने मुझे बताया कि जी तो सुन, तू इतना बुरा नहीं है, बट ना पियर्स से मुंह धोया कर, अफोर्डेबल है वो, ठीक है। तो तब से अब तक थोड़ा बहुत जो सुधार हुआ इसी वजह से हुआ है। एक साबुन आता है पियर्स, नाम सुना आपने? हाँ जी, नहीं सुना? आप अभी उसी 5 भाई पे हो? गोदरेज, अच्छा, नंबर 1, वेरी गुड। तो वही बात यहां भी आती है कि बेटा फॉर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं बेटा, आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। तो 3 क्राइटेरिया बताना कौन कौन से? इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि स्टैट्यूट आपसे कह रहा है बच्चे, तो दूसरा इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और तीसरा बेटे क्या बच्चे आपका, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखें बेटे, हाउएवर an accounting policy can be changed, an accounting policy can be changed if, बताइए बेटे 3 कंडीशन कौन कौन सी? बेटे जितनी बार बोलोगे ना उतनी बार ध्यान आएगा बच्चे, मस्त मजा आएगा उतनी बार, ठीक जी। बताइए, इफ इट इज, बोलिए जी, इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ बोल दीजिए मतलब स्टैट्यूट, है ना? अच्छा, दूसरा बेटा, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय, बोलो बेटे बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और तीसरा, इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ, किसकी बच्चे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। होता ना कई बार आप कहते हो यार मुझे ये क्रीम सूट नहीं करी, मैंने ये लगाई, ठीक है ना। अब जैसे मुझे सबसे महंगी क्रीम जो मुझे सूट करती है वो है बोरो प्लस, ठीक, मेरे पास हमेशा रहता है, अभी भी होगा शायद। महेंद्र को भी सूट करती है वो। पहले महेंद्र ऐसे दिन में नजर नहीं आते थे, अब आते हैं, ठीक। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, मतलब ऐसा है कि अगर आपसे लॉ ही कह रहा है कि भाई आपको, जैसे आपको बताता हूं, इन्वेंट्री के ना वैल्यूएशन के तरीके होते हैं बेटे कुछ, पहले फीफो भी था, लीफो भी था, फिर लीफो ना हट गया, मतलब नाउ यू कैन नॉट यूज लीफो, लीफो मेथड आप यूज नहीं कर सकते, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, उस मेथड का भी यूज नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए क्या हुआ है कि भाई लॉ की वजह से या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से, फाइन, कोई चीज अब क्या हो गई, ऑब्सलीट हो गई है, आउटडेटेड हो गई है बेटा, तो अब आप उसको यूज नहीं करेंगे बेटा। तो फिर उसको अगर यूज नहीं करेंगे तो किसी को तो करेंगे ना। आप यहां से बारात लेके निकल गए बेटा, पता चला वहां दुल्हन ने टपक गई दुल्हन, ठीक जी, तो अब किसी और से शादी करेंगे ना आप? हाँ बोलो ना, या नहीं करोगे? रो मत बेटे, आप बता करोगे नहीं करोगे किसी और से? हाँ, तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि वो ऑप्शन अगर बेटे एलिमिनेट हो गया है, जो आपने पॉलिसी चुनी थी वो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया बच्चे, क्या? लॉ में चेंज होने की वजह से या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अमेंडमेंट की वजह से, तो उस केस में क्या होगा बेटा, आपको किसी और के लिए स्विच करना पड़ेगा, ये बोल रहा हूं, ठीक है। अब जब मैं आऊंगा ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, तब आपको अच्छे समझा पाऊंगी लीफो क्या होता है, फीफो क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, सिंपल एवरेज क्या होता है, वो समय की बात है। बट फिलहाल आप ये समझे कि जो जिसका हाथ आपने थामा था, नाउ इट इज नो मोर रेलेवेंट, तो आपको तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, ये हम बोल रहे हैं बेटा। रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय एएस, और बेटर प्रेजेंटेशन के तो आप समझते हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा दिखाने के लिए, और ठीक। चलें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये शायद आपको अच्छे समझ में आएगा कि ऐसा बोला जाता है जनरली कि अगर मेरी असेट ऐसी है जिसमें कांस्टेंट रिपेयर्स है,
तो आपको चूज करना चाहिए डेप्शन का स्ट्रेट लाइन मेथड, ताकि रिपेयर्स का खर्चा भी पीएनएल बराबर जाता रहे और डेप्शन का खर्चा भी पीएनएल बराबर जाता रहे, है ना। बट अगर मेरी रिपेयर्स ग्रोइंग रिपेयर्स है, मतलब जैसे जैसे मेरी एसेट पुरानी होती जाएगी, पुरानी होती जाएगी, पुरानी होती जाएगी, मुझे पता है कि उस पर रिपेयर्स का खर्चा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जितनी पुरानी उतना बढ़ेगा। तो मेरे को डेप्शन का मेथड चूज करना चाहिए डब्ल्यूडीवी, ताकि पहले साल जब रिपेयर कम थी डेप ज्यादा हो, है ना। रिपेयर और बढ़ी डेप कम हुआ, रिपेयर और बढ़ी डेप और कम हुआ, रिपेयर और बढ़ी डेप और कम हुआ, डब्ल्यूडीवी में कम होता था ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक फैक्टर जहां जहां बढ़ते जा रहा है, दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है बेटा, कम हो जा रहा है बच्चे, नहीं यही बात समझ। तो पीएनएल पे इक्वल प्रेशर पड़ रहा है, ये बेटर प्रेजेंटेशन चले, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब आगे आ जाइए बेटा, बेटे बोलो कोई डाउट है, दिक्कत परेशानी तो पक्का ना, चले बहुत बढ़िया बेटा। अब बात आती है किसकी, आपने क्या पढ़ा अभी मेरे साथ, कंसिस्टेंसी पढ़ा। अब बात आती है पता है किसकी बेटा, ध्यान से सुनना, बताना बात सही है या नहीं बेटा। आपने कई बार देखा होगा, इवन मुझको तो ड्रेसिंग सेंस उतना है नहीं, मतलब मैंने आजकल के बच्चों को देखा है बेटा क्या कि वो प्रॉपर स्टाइल में रहते हैं, बिल्कुल स्वैग, अच्छा सा स्वैग एकदम, ठीक है ना। कि वहीं कहीं उनको पार्टी वार्टी में जाना है तो उनको चिंता इतनी होती है कि पार्टी से रात को पहले सोते हैं कि भाई कपड़े कल क्या पहनने आराम से, अपन कैसा तो चप्पल में चल लेते हैं, ठीक। तो जैसे आपने देखा होगा बड़े गर्ल्स को बॉयज को अराउंड यू कि भाई मान लीजिए मैंने क्या किया बेटे, मैंने ब्लू कलर की जीन्स पहनी है, तो मैं ऊपर वैसे कोई कलर कॉम्बिनेशन देखूंगा जिससे बेटे क्या बच्चे वो मैच करे, है ना। ऐसा नहीं होगा ना बेटे क्या कि नीचे बेटे लाल रंग की पैंट है, ऊपर हरे रंग की शर्ट है, ठीक, और उसके नीचे बेटे क्या बैंगनी रंग के जूते हैं, सही बात है, इस बात को समझिए आप, फाइन। तो वही बात अकाउंटिंग में भी आती है, वो देख रहे हैं आपका सही है, टेंशन परफेक्ट। स्टूडेंट आया पढ़ने के लिए आपकी वजह से, सही तो रहा होगा ना। हाँ सुनना बताना बात से, वो गया कहां में से, आप कहते हैं मैं किसी को लेने जा रही हूं, उनको लेने गए थे आप लड़कियों को, इतने बुरे दिन आ गए, ये लड़की को लेने जा रही है, मैं करवाऊंगा बेटे, टेंशन मतलब पढ़ाई करो पहले आप, ठीक है। हाँ मुझे बताइए क्या करते हैं आपसे कि बेटा आप अकाउंटिंग में भी ये बात निकल कर सामने आती है कि जैसे मान लीजिए आपको प्रॉफिट लॉस सही से निकालना है बेटा, प्रॉफिट लॉस सही सही फाइंड आउट करना है, तो खुद सोचो बेटा क्या 2025 का आप रेवेन्यू ले रहे हो, मतलब 25-26 का आप रेवेन्यू ले रहे हो, और आपको 25-26 का अगर प्रॉफिट निकालना है तो एक्सपेंस भी कहां के लोगे, 25-26 के तो लोगे ना, या फिर आप एक्सपेंस लोगे बेटे कब के, 26-27 के, बोलो 25-26 के। कहने का मतलब ये है बेटे क्या बच्चे, कहने का मतलब ये है कि भाई आपको अगर सही सही प्रॉफिट जानना है, सही सही परफॉर्मेंस जाननी है, तो आपने जो रेवेन्यू बुक किया है, जो आपने अपनी इनकम मानी है बच्चे, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे हुए हैं वो खर्चे उस रेवेन्यू में से घटाओ, ताकि बेटे क्या हो आपके पास सही सही प्रॉफिट आ सके। नहीं आ रही बात समझ में, आपके पास सही सही प्रॉफिट आ सके। आई रिपीट क्या कि आपने अगर कोई क्या किया बच्चे, आपने कोई रेवेन्यू बुक किया है, आपने कोई इनकम बुक की है बेटा, तो आपको उस इनकम को कमाने में जो खर्चे लगे हैं वो खर्चे भी क्या करने हैं बेटे, उसी इनकम से कंपेयर करने हैं, उसी पीरियड में कंपेयर करने हैं, से बात, इसे कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। आती है बात समझ में, मैचिंग का मतलब ये हो गया कि बेटा आपकी इनकम should be compared, should be matched with those expenses which are incurred to earn that particular income, to earn that particular income। नहीं बात समझ में कि भाई आपने अपनी इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे किए हैं वो खर्चे बेटे कंपेयर होंगे किससे बच्चे, उसी इनकम से, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। दिस इज नोन एज मैचिंग कंसेप्ट, और प्यार से बोले तो क्या बोलोगे बच्चे, एक नाम और है, इसको मिक्स मत करना, वैसे एक नाम और है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, अभी आऊंगा उस पर, एक्रूअल पे थोड़ा समय लगाऊंगा, एक्रूअल पे तो तसल्ली से करेंगे एक्रूअल को, मजेदार किया नहीं ना एक्रूअल। आइए 2 मिनट पढ़ लेते हैं बेटे, किसको पहले बच्चे, मैचिंग कंसेप्ट को, किसको बेटा, मैचिंग को। लो जी आराम से बेटे, सीधे बैठो, कैसे बैठे हुए पीछे, हाँ सब ठीक है, पढ़िए बेटे। मैच, इनको केक नहीं दिया आपने जी, कैसा दिया ना, केक नहीं दिया, केक दिया नहीं दिया आपने इनको, फिर ठीक। मैचिंग कंसेप्ट प्लीज पढ़िए, क्या कहते हैं, कहते हैं हमें एक अकाउंटिंग पीरियड के खर्चों को उसी अकाउंटिंग पीरियड की क्या बचे, इनकम से मैच करना चाहिए। वाह
क्या करना चाहिए, उसी अकाउंटिंग पीरियड की इनकम से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। वाह वाह, काश ऐसे लिखना होता मैसेज वाली लैंग्वेज पेपर में, फाड़ के आते हैं भाई, ताकि हमें सही सही ओहो प्रॉफिट लॉस का पता चल सके। मतलब कहने का यह है कि बेटा आपने जो रेवेन्यू बुक किया है, आपने जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है, उस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने पर उसको कमाने के लिए जो खर्चे हुए हैं, वो खर्चे सारे के सारे बेटे कंपेयर होने चाहिए किससे, उस रेवेन्यू से, ताकि प्रॉपर मैचिंग हो सके। सही बात है ना, हाँ बोल दीजिए, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, गुड बेटा। पढ़िए बेटी क्या कहते हैं, कहते हैं दिस कंसेप्ट, जैसे आप जाते हो ना आजकल शादी वादी में, और क्या मैचिंग है भाई, बिल्कुल देखो दुल्हन देखो कंधे तक आ रही है बिल्कुल एकदम, ऐसे बोलते हो ना आप लोग। और कई बार ऐसा हो कि भाई दुल्हन को जयमाला के लिए मान लो स्टूल लगाना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप कहते हो नहीं यार लड़का बड़ा है या फिर लड़की छोटी है ना, ऐसा कहते हैं, लड़की छोटी है लड़का बड़ा है, फाइन, तो कहते हैं मैचिंग का जोड़ा नहीं है, ऐसा कहते हो कई बार आप। अब जैसे मेरी वाइफ और मुझे कोई देख ले तो फिर मेरे भाई मतलब मुझसे कहते हैं लोग कि तू क्या हो गया था तेरे को ऐसे, इतना हैंडसम लड़का तू, अब क्या करें मेरे, चलो सॉरी, इर्रिवोकेबल है बेटे वो तो, 7 जन्मों का साथ, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है बेटा, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है भाई, जब आप वो रेवेन्यू जो थे उससे ही उसके खर्चे मैच करोगे, उस रेवेन्यू को कमाने में जो खर्चे हुए हैं, तभी तो सही प्रॉफिट आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, all cost, all मतलब all cost which are applicable to the revenue of the period, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue, should be charged against that revenue। मतलब कहने का यह है कि बेटा सारी की सारी कॉस्ट आपको चार्ज करनी चाहिए अगेंस्ट क्या बेटा, उस रेवेन्यू के, जो रेवेन्यू आपने उन खर्चों की वजह से कमाया है। पक्का, नहीं आ रही बेटा बात समझ, आ रही बात समझ, मैं 50,000 का कोई माल लेकर आया, मैंने अगर वो 60,000 का माल वो बेचा है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सही प्रॉफिट निकालने के लिए उस 60 के रेवेन्यू में से 50 की कॉस्ट क्या करनी है बेटा, माइनस करनी है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। पक्का, सीधी बात, आगे पढ़िए बेटा। अकॉर्डिंगली फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू, फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, बिल्कुल सही बात है बेटा, पहले तो रेवेन्यू को बुक करो, एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब कहने का यह है बेटा, मैं अगर सीधी बात बोलूं आपसे कि भाई इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस, रेवेन्यू शुड बी कंपेयर्ड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग सच रेवेन्यू। सीधी बात, आई बात समझ में, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छा प्लीज लिखिए बेटा फटाफट से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेवेन्यू का रिकॉग्निशन कब होता है। मैं एक बार महेंद्र भैया को भेजना, लिखो जी लिखो, समझते हो ना, वैसे मैचिंग मैचिंग कोई दिक्कत तो नहीं ना, कि बेटे क्या बच्चे, लाल रंग की पेंट है, लाल रंग का टॉप है, लाल रंग का स्लिंग बैग है, लाल रंग का स्ट्रिप है, लाल रंग के बेटे क्या बच्चे आई लैशेस हैं, लाल रंग का बेटे क्या बच्चे इयर है, नोज पिन है, चश्मे का फ्रेम है, लाल बाल है, बाल लाल है, ठीक, चलो जी, लाली लग रही है बिल्कुल, हाँ क्या बोलोगे जी, मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, लो जी इस कंसेप्ट के मुताबिक क्या है जी, बताइए, इनकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड should be compared with, बेटे कंपेयर्ड बोल दो या क्या बोल दो बच्चे, should be matched with, मैम हाँ जी क्या बोलते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इनकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी कंपेयर्ड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड। बेटे इनकर्ड मतलब क्या होता है पता है आपको, इनकर्ड मतलब बेटे खर्च होना, यूज होना, विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न सच रेवेन्यू।
so that correct profit or loss can be determined. करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैन बी डिटरमाइंड. कोई दिक्कत परेशानी बेटे? कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताइए प्लीज. बात समझ में आई आपको ये? अब बेटे यहां पर पता है एक बहुत प्यारी बात बोली गई है बेटे. क्या? सुनना, एक बात बोली बेटे आपसे बच्चे. क्या? रेवेन्यू की बात बोली मैंने आपसे. क्या बोली? रेवेन्यू या इनकम की बात बोली कि भाई इनकम को कब हमें बुक करना चाहिए, हमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए. बिल्कुल ध्यान से सुनना, बताना बात सही है नहीं है. भावना आना 2 मिनट एक बार. आइए. कैसे हो भावना? हाँ सुनो ध्यान से. भावना आपने शायद ग्रीन पहना हुआ बेटे. कोई और बच्चा इसने ग्रीन ना पहना हो? जगह आप पहना बेटा. हाँ आपने ग्रीन पहना हुआ, वो कट रहा है इससे. आना. आपके खींच जगराता करके आए बेटा? चुन्नी तो ऐसी है आपकी. महामाई का गुणगान करेंगे. इधर बेटा, कैमरे में आना है आपको. ध्यान सुनना बेटा. हमने एक बात बोली इनसे. ये ना मेरे पास आए और मान लीजिए मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं ना इनका बर्थडे था ना, वो केक का डब्बा लाओगे यार जरा, मैं लेके आता हूँ बेटा. मेरा जल्दी लाओ, फटाफट लाओ बेटा. इनका बर्थडे बेटा. फाइन. तो इनके सुनो जी आए हमारे पास. मतलब इनके दोस्त आए हमारे पास. हाँ जल्दी आओ. अभी खाया नहीं केक आपने इसमें से अभी तक? सुनो ध्यान से बेटा. क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास आए, इनका बर्थडे मान लीजिए आज क्या फर्स्ट है? अप्रैल फुल दिन पैदा हुआ. बताओ माता. हाँ न्यू ईयर भी बिल्कुल सही बात है बेटा. हाँ मजाक हो गया माता पिता से. हाँ जी सुने ध्यान से. बताना बात सही है नहीं बेटा प्लीज. क्या हुआ कि इनका बर्थडे था लेट से बेटा, और ये आए मेरे पास का बच्चे, ये मेरे पास आए 20 मार्च को. इनका अपने दोस्तों को पार्टी वार्टी देनी थी, केक वेक देना था बच्चे. ये मेरे पास आए 20 मार्च को और ये कहते हैं बेटे क्या कि सब मुझे ना एक केक चाहिए, मुझे केक बना. मैं केक बनाने वाला हूँ कोई, ठीक है, बहुत फेमस चेन हूँ मैं केक बनाने वाला हूँ. इधर आ जाओ बेटा. अब हुआ क्या मुझे बताइए. इन्होंने ऑर्डर दिया है अभी. क्या मैं रेवेन्यू बुक कर लूं? मैंने कहा भाई देखो 1500 रुपए का केक है, 2 पाउंड का केक होगा, 1500 रुपए केक होगा. क्या मैं ऑर्डर बुक रेवेन्यू बुक कर लूं? बोलो. क्या मान लूं कि मेरी इनकम हो गई बेटा? मैंने इनसे ऑर्डर ले लिया है. बोलो बोलो. मान लो ऑर्डर आ गया, इनकम बुक कर लूं है? हाँ मैंने इनसे पैसे भी ले लिए. मैंने कहा भाई आप मुझे क्या कीजिए 1500 रुपए दे दो बेटा. इन्होंने मुझे पूरे 1500 दे दिए. क्या मैं इनकम बुक कर लूं? बोलो आराम से तसल्ली से बताओ. आप बताना कब करना चाहिए. सुन तो लो. हाँ मुझे पहले आगे तो बढ़ना दो. कर लूं या ना करूं अभी तक? तो आपने बोला मुझे ऑर्डर मिला तब मैंने नहीं किया, मुझे इनसे पैसे मिल गए तब भी नहीं किया. आप मना कर रहे हो बेटे. पैसे आ चुके थे मेरी झोली में, मैंने यहां रख लिए पैसे. ठीक. अच्छा हाँ यहाँ जेब है मेरे पास, एक शर्ट में. अब मैंने बेटे इसको बनाना स्टार्ट किया बेटे. फाइन. और मैंने कहा इन्होंने एगलेस मांगा है. फाइन. तो मैंने एगलेस बनाना प्रिपेयर किया बच्चे, और बना के मैंने बिल्कुल अपने वहां रेडी रखा है बच्चे. ये 1 अप्रैल को आने वाले थे. फाइन. मैंने 31 मार्च को बिल्कुल रेडी रखा हुआ है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल पैक वैक करके मैंने लिख भी दिया बेटे. क्या बच्चे? हैप्पी बर्थडे जग्गा. अब एक बात बताना बात सही नहीं है. क्या आप बुक कर लूं रेवेन्यू? बोलो बोलो. नहीं बेटा. अब ये मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं सब केक. तो मैंने लिखा, मैंने इनको दिया, मैंने कहा ये लो, मेड विद लव, प्रीमियम बेकरी. फाइन. हाँ इनको दे दिया. अब बताइए अब क्या मैं रेवेन्यू बुक कर लूं? हाँ या ना? जी अब मुझे रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए बच्चे, पक्का. क्या मैं कह सकता हूं? ध्यान सुनना प्लीज. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मुझे इनसे 1500 रुपए जब मिल भी गए थे तब भी आपने कहा कि नहीं सर प्लीज रेवेन्यू बुक मत करना. पैसे का मिलना रेलिवेंट नहीं है, पैसा तो आ जाएगा, पैसा तो आ जाएगा. आप ये देखो कि क्या सामने वाला इंसान ऑब्लाइज टू पे है नहीं है. सामने वाला इंसान ऑब्लाइज टू पे है या फिर नहीं है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है भी या फिर नहीं है. बेशक पैसा बाद में क्यों ना है. फिर सुनो ध्यान से. अब इसमें से एक बात हटा देते हैं. इनकी मुझसे अच्छी जान पहचान है. मान लीजिए इनका फोन आया, फोन पे आया, कह रहे कि भाई मेरे लिए वो वाला कौन कौन से केक होते हैं मुझे तो बस रेड वेलवेट पड़ा है पता है, और एक बटर स्कॉच हो गया, और वनीला हो गया, चौको हो गया, और कौन सा
ट्रफल, ट्रफल क्या होता है उसमें? ये कौन सा वाला बेटा? ये चॉकलेट, चॉकलेट केक है। ट्रफल में क्या होता है? पूरा चॉकलेट। अच्छा चलो, तो इन्होंने मुझसे बोला कि ट्रफल केक बुक करना है, बनाना है। अब मैंने क्या किया, मैंने बेटे प्लीज इनके लिए ट्रफल केक बना दिया है, मैंने इनसे पैसा अभी तक नहीं लिया है, और मैं फिर वही 1 तारीख को इनको वो केक दे रहा हूं बच्चे। मैंने कहा ये लो आपका केक, और अभी भी इनका पैसा नहीं आया बेटे। उन्होंने कहा कि पैसे मैं बाद में दूंगी, फाइन, ऐसा इन्होंने बोला। क्लास में बताइए, तब भी बताइए मुझे क्या रेवेन्यू बुक करना चाहिए, करना चाहिए? कर लेना चाहिए बेटा, क्योंकि बेटे आप सामने वाले से रेवेन्यू तब बुक करेंगे जब, ध्यान रखना, जब ऑनरशिप इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर, जब बायर को बेटे ऑनरशिप क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो आप बताइए क्या मेरे फ्रिज में रखे रखे क्या ऑनरशिप इनको ट्रांसफर हो गई थी? नहीं बेटा। क्या मैं कहता हूं अब जब मैंने इनको दिया बच्चे, इनके नाम से बिल काटा, तो बेटा ऑनरशिप क्या हो गई बेटा, ट्रांसफर हो गई। जनरली ऑनरशिप का ट्रांसफर तब माना जाता है जब इनके नाम से बिल कट जाए बेटा, जब इनके नाम से इनवॉइसिंग हो जाए, फिर चाहे वो कार है, फिर चाहे वो केक है, कुछ भी हो। पक्का? तो मुझे रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए? जब सामने वाली पार्टी बेटा ऑब्लाइज टू पे है। फिर पैसे चाहे बाद में आए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आज आ गए तो मैं एंट्री कर दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और पैसे अगर आज नहीं आए तो मैं एंट्री कर दूंगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या फर्क पड़ता है? हाँ बोल दीजिए। नहीं ये बात समझ में, बट कहने का मतलब मेरा ये बेटे कि आपको रेवेन्यू तब बुक करना चाहिए व्हेन व्हेन द अदर पर्सन, व्हेन द बायर इज ऑब्लाइज्ड टू पे। मींस कहने का मतलब ये है कि ऑनरशिप इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर, जब ऑनरशिप क्या हो गई बेटा, ट्रांसफर हो गई बायर को। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं आती बात समझ में? पक्का। और ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, कोई पूछे तो हमें बताओ कौन से इवेंट पे हम कहेंगे ऑनरशिप ट्रांसफर होगी? जब ऑर्डर आया तब, जब पैसे आए तब, जब सामान दिया तब, या जब इनवॉइसिंग हो गई तब, इनवॉइस हो गई तब, जब बिल कट गया इनके नाम से तब। पक्का? आती बात समझ में? जी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कंसेप्ट है बेटे, कौन सा कंसेप्ट? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ध्यान रखना, पैसे के रिसीट को आपको तवज्जो नहीं देनी है। मैं एक अगला कंसेप्ट और पढ़ाऊंगा आपको बच्चे, या तो आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बट आप उसमें बताऊंगा आपको बेटे क्या बच्चे, एक्रूअल कंसेप्ट। पैसों का आना जाना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है बेटे क्या बच्चे, रेवेन्यू बुक होना चाहिए या फिर। पक्का? कोई दिक्कत? बैठिए बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखिए बेटा, सॉरी पहले पढ़िए मेरे साथ बेटे, सबकी नजर है, गिद्ध की तरह देख रहे हैं सब केक को, थोड़ा थोड़ा दे देना इनको दोबारा से। यश कोई बात नहीं बेटे, मिल जाएगा। आर्यन सॉरी, हाँ जी। इसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी कहते हैं और रिलेशन कंसेप्ट भी कहते हैं। प्लीज ध्यान से पढ़ना बेटा। बेटे ये कंसेप्ट बताता क्या है, ये कंसेप्ट बताता था कि हम कब रेवेन्यू माने अपना। आपने एंट्री कब करनी है, डेटा टू सेल्स या कैश टू सेल्स कब करनी है, ये नहीं कि जब मन आए तब करनी है, जब पैसा आए तब करनी है ना, आपको कब करनी है बेटा। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइंस द टाइम, और क्या बच्चे, पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज। भाई आपको तब करना है जी, कब पढ़ी जी, कब बता दो। रेवेन्यू इज डीम टू बी रियलाइज। बेटे डीम टू का मतलब पता क्या होता है, माना जाता है। डीम टू बी का मतलब क्या होता है, माना जाता है। रेवेन्यू तब रियलाइज माना जाता है, लिख, डीम टू बी का मतलब क्या है बेटा, revenue is deemed to be realized when the title or the ownership of the goods have been transferred to the purchaser। बेटे आपका रेवेन्यू तब माना जाता है रियलाइज हुआ है जब ऑनरशिप या टाइटल बेटे क्या हो जाए, ट्रांसफर हो गया किसको, परचेजर को, है ना। एंड व्हेन ही हैज लीगली बिकम लायबल टू पे दी, जब वो लीगली लायबल हो गया बेटा टू पे दी अमाउंट। पक्का? अच्छा, it should be remembered that revenue recognition is not related with the receipt of cash। बेटे प्लीज ध्यान रखना, कहां से ट्रू फॉल्स उठेगा कुछ पता नहीं चलेगा आपको। वो बोलेगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, आप बोलोगे नालायक। नहीं, कब बच्चे, व्हेन द ओनरशिप इन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड ही बिकम्स लीगली लायबल टू पे द अमाउंट। आ रही बात समझ? तो इवन इफ यू आर नॉट पेइंग द अमाउंट इमीडिएटली, स्टिल आई कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, राइट। जैसे ही आप लीगली लायबल हुए अमाउंट पे करने के लिए, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। और आप कब होंगे लीगली लायबल, जब आपके नाम से क्या हो जाए, इनवॉइस कट जाए, बिल कट जाए। पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे, बहुत बढ़िया बेटा, बताना बात सही है नहीं है। लिखे बेटे कौन सा कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट।
रियलाइजेशन कंसेप्ट। लिखिए बच्चे, एज पर दिस कंसेप्ट, एज पर दिस कंसेप्ट, revenue should be recognized, revenue should be recognized when the ownership in the goods ownership in the goods have been transferred to किसको बेटा, बायर को, एंड द बायर इज legally liable buyer is legally liable to pay the amount, the buyer is legally liable to pay the amount। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का समझ में आती बात? हाँ बोल दीजिए। अच्छा बहुत अच्छी बात है बेटा। buyer is legally liable to pay the amount, इसके बाद कॉमा लगा के लिखिए बेटा, irrespective of बेटे irrespective of मतलब इस बात पे ध्यान ना देते हुए, इस बात को इज्जत ना देते हुए, इस बात को बड़े इंपॉर्टेंस ना देते हुए, irrespective of फ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ कैश कि पैसा कब आया बच्चे, irrespective of फ्लो ऑफ कैश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चले ग्रेट। इतना होने के बाद आपकी इको क्लास कब से है? आज क्लास नहीं है इसके बाद कोई? अच्छा आपके लिए नहीं है, ठीक। तो पढ़ ले थोड़ा सा और, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पढ़ लेना। बोलो बोलो बोलो, नहीं पढ़ना? बोलो शिवम बोलो ना, ठीक है। मन तो नहीं है, कर लो चलो तुम कर लोगी तो मैं भी कर ही लूंगा। हाँ जी सुनो ध्यान से, छोटी सी बातें करो। चलो मैं वो वाला नहीं पढ़ा था जो मुझे पढ़ाना था, मैं कुछ और पढ़ाता हूँ आपको हल्का सा बेटा, छोटा सा एक बार। अभी ना परसों ऐसी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो बेटा मैं एक मूवी देख रहा था बेटा, रेड। उसमें ना अजय देवगन है ना, पता नहीं नेटफ्लिक्स पे है या फिर डिज्नी हॉटस्टार पे किस पे थी वो, ठीक है। तो उसमें मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी बेटा। पता है क्या, वो एक पार्टी में जाता है तो गेट कीपर रोकता है, कहता है कि तुम चप्पल पहन के आए हो, तुम अंदर नहीं आ सकते, अंदर शूज पहनने वाले को अलाउड है। हालांकि वहां वो मेन गेस्ट था, तो वो कहता है अच्छा एंट्री नहीं होगी, कहते नहीं। तो कह रहा आपकी तारीफ, कहता चलो छोड़ो मगर मैं आपकी बात से बहुत खुश हूं। वो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है एक्चुअली अजय देवगन। कहता मैं आपकी बात से बहुत खुश हूं कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। और वो वापस आने लगता है। इतने में जो होस्ट होता है पार्टी का वो बुलाता है, कहते इधर आओ इधर इधर इधर। कह रहे किसने रोका साहब आपको, ऐसे कैसे इसकी हिम्मत हुई? तो कहते नहीं वो अच्छा काम करता है, उसको नहीं बोलना है। और फिर वो कहता है कि कह रहे मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तब तक अंदर नहीं जाऊंगा जब तक मैं जूते ना पहन लूं। तो फिर वो जो होस्ट होता है वो जूते मंगवाता है उसके लिए, और फिर अजय देवगन उसको 21 रुपए देता है। बहुत पुरानी मूवी है, मतलब पुराने टाइम की मूवी है, मूवी तो है अभी ज्यादा साल पुरानी नहीं है। तो 21 रुपए देता है जूते के, वो रखता नहीं। वो कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं। अब वो गया पार्टी में अंदर, पार्टी में अंदर जाने के बाद भाई साहब वहां ड्रिंक्स चल रही होती है। तो अजय देवगन अपनी जेब से बोतल निकालता है और वो ड्रिंक पीने लग जाता है। तो फिर होस्ट फिर बोलता है कि साहब ये क्या कर रहे हो आप? तो कहता है मैं वही पीता हूं जो अपने पैसों से खरीद सकता हूं, और फिर पीना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अब एक बात बताइए यहां पर बेटा ध्यान से, कि अगर मान लीजिए अजय देवगन उनको जूते के 21 रुपए नहीं देता, और दूसरा उनके द्वारा जो ऑफर की गई थी ड्रिंक्स वो पी लेता, तो बीइंग अ ऑफिसर क्या आपको नहीं लगता कि उससे वो काम करवाते जो उसकी ड्यूटी के क्या बच्चे बियॉन्ड है, या ड्यूटी के अकॉर्डिंग नहीं है? ये सुनो, हाँ बोल दीजिए। वही बात अकाउंटिंग में भी आती है बेटा। आप अकाउंटिंग कर रहे हैं,
आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो बेटा आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हुए कैसा होना चाहिए, बायस्ड या अनबायस्ड? बोलो ना, बायस्ड या अनबायस्ड? अनबायस्ड। मैं इसका एक एग्जांपल आपको और देता हूं बेटा। हमारे स्कूल में जब भी कभी ट्रिप जाया करते थे, मैं स्कूल की तरफ से एक ही ट्रिप पे गया हूं, जयपुर गया था हमारे स्कूल का, पिंक सिटी। तो उस समय ना 500 रुपए लिए गए हमसे बेटा। तो पिताजी ने कैसे भी करके वो 500 रुपए जुटाए और मुझे जयपुर भेजा बेटा। ठीक है, हम गए तो हमने वहां पता क्या देखा, टीचर्स के बच्चे फ्री में आए हुए हैं बस में, और वो हमारे बराबर में आके बैठ रहे हैं। जिन्होंने 500 रुपए दिए हैं उनके बराबर में आके बैठ रहे हैं बच्चे। वो से बात है, क्या लगता है आपको उन्होंने पैसे दिए होंगे? नहीं, दो ना टीचर्स ने दिए ना बच्चों ने दिए उनके। पक्का? तो बताइए क्या ये सही है गलत है बेटा? गलत है। इवन कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपके स्कूल की टीचर्स या क्लास टीचर्स क्या करते हैं बेटा, कि किसी बच्चे को फेवर कर रहे हैं, उसको हल्का फुल्का पेपर बता दिया थोड़ा बहुत, ये लो बेटा ये आएगा, ऐसा आएगा, वो आएगा। ठीक, तो आप बताइए सही बात अप्रोच है गलत अप्रोच है? गलत अप्रोच है। ऐसी अकाउंटिंग की बात आ रही है कि भाई जब भी कभी आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको अकाउंटिंग करते समय जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी मच ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपको काम करना है कैसे, बायस्ड होके अनबायस्ड होके, कैसे, बैलेंस होके इनबैलेंस होके, बैलेंस होके। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स में तभी रिकॉर्ड होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स में तभी रिकॉर्ड होगी जब उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे, अदरवाइज हम उसे रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। कहने का मतलब है जैसे परचेस कोई तब रिकॉर्ड होगी जब आपके लिए आपके पास उसके लिए बिल हो, सेल्स कोई तब रिकॉर्ड होगी जब आपने उसके लिए कोई इनवॉइस काटा हो, बैंक की कोई ट्रांजेक्शन पैसे डिपॉजिट किए विड्रॉल की तभी होगी जब उसके लिए आपके पास पेन स्लिप हो या विड्रॉल स्लिप हो। सही बात है? मतलब या फिर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न तभी बुक होगा जब आपके पास उसके लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके पास उसके लिए एक क्या होना चाहिए बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए बेटे, कैसे, अनबायस्ड मैनर में, तभी हमारे अकाउंट्स क्या होंगे बेटे, सही होंगे, अदरवाइज नहीं। ये तो फर्जीवाड़ा होता है बेटे, विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग। सही बात है कि इनकम को बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं और एक्सपेंस को बेटे सप्रेस कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट ज्यादा निकल कर आए। आ रही बात समझ? प्लीज पढ़ेगा। छोटा सा कंसेप्ट जिसको प्यार से कहते हैं बेटे, कौन सा कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, बच्चे से छोड़ के जाते हैं। फाइन, पढ़ेगा बेटा। क्या कहता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, क्या कहता है आपसे, दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, कैसे बेटा, इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करना है बेटा आपको, फ्री फ्रॉम, कैसे बेटा, पर्सनल बायस, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ ईदर मैनेजमेंट और दी अकाउंटेंट। सही बात है, हु प्रिपेयर्स दी अकाउंट। भाई उनकी पर्सनल बायस नहीं चलेगी, उनकी पर्सनल चॉइसेस नहीं चलेंगी यहां पर। पक्का पढ़ना। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय दी वेरीफेबल डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स सच एज कैश मेमो, इनवॉइसेस, बिल्स, पेन स्लिप, यानी जिससे आप पैसे जमा कराते हैं बैंक में, कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई लेटर वेटर बेटा, कोई एग्रीमेंट एटसेट्रा। पक्का? तो कहने का मतलब ये बेटा क्या, कि कोई भी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, तभी रिकॉर्ड होनी चाहिए जब हमारे पास उसके लिए प्रॉपर क्या हो बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट हो। सही बात है ना? पक्का जी। लिखिए बेटा फटाफट से लास्ट कंसेप्ट अभी आज की क्लास का। और बेटे 11 बजे ना क्लास छुड़वा दिया करो आपकी, मैं यहाँ 10:45 पहुंच जाता हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपको 11 बजे खड़े हो जाया करो, नहीं पढ़ेंगे। अकाउंट्स का अलार्म बज चुका है। ठीक है, और खाना अकाउंट्स के बाद खाया करो ताकि मैं भी खा सकूं आपके साथ। ठीक, खाना लाया नहीं था आप? तो आप, मैं तो आया था, आप कहते हम खाना खा रहे हैं। अच्छा केक खा रहे थे भाई साहब, चलो अभी खाना खाया नहीं ना आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहते हैं पुत्र? हाँ जी, क्या कहेगा बेटा ये? कहते हैं ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड in books of accounts in an objective manner. In an objective that is free from पर्सनल, क्या बच्चे, क्या होता है बेटे बायस का मतलब बताना,
बायस का मतलब बेटा भेदभाव करना, बच्चे क्या करना, भेदभाव करना बेटा, सही बात है। जैसे आपने देखा होगा, पता नहीं आपको पता नहीं, एक एम्पायर हुआ करते थे स्टीव बकनर, उन्होंने सचिन को बहुत बार गलत आउट दिया बेटा, बहुत बार। अब तो खैर वो आ गया बेटा DRS, धोनी रिव्यू सिस्टम, ठीक। सुने ध्यान से, क्या सॉरी डिसीजन रिव्यू सिस्टम, क्या कहते हैं आपसे, कहते हैं कि भाई आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑब्जेक्टिव मैनर में, दैट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इन सिंपल वर्ड्स, each recorded transaction should be supported by, बेटे किसके द्वारा, सोर्स डॉक्यूमेंट। बेटा एग्जांपल देना सोर्स डॉक्यूमेंट का, नहीं वाउचर नहीं बेटा, कैश मेमो, बिल्कुल सही बात है। जब आप सामान नगद खरीदते हो तो आपको कैश मेमो मिलता है, आप सामान खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चे, बिल मिलता है, आप सामान बेचते हो तो आप क्या मिलते हो, सेल्स इनवॉइस, बैंक में पैसा जमा कराते हो तो क्या मिलता है बच्चे, पेइंग स्लिप। परचेज रिटर्न के केस में आप इश्यू करते हो बेटे क्या, डेबिट नोट आएगा बेटे, बाद में चर्चा करेंगे डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है, अभी बस लिख लीजिए आप डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न के केस में बेटे क्रेडिट नोट एटसेट्रा। पक्का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई बात समझ में? तो आई होप यहां तक की चर्चा आपको क्लियर रही होगी। कोई डाउट किसी पॉइंट को लेके बेटा? पक्का, मुझे फटाफट से सबका नटशेल में जूस निकाल के बता दो फटाफट से 2 मिनट में सबका, कि सारे कंसेप्ट क्या कहते हैं बेटा जो आज हमने किए बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया बेटे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, हिंदी में बात करेंगे बेटे सीधी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं भाई? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि भाई हमारा बिजनेस क्या होगा बच्चे, हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, उसे नियर फ्यूचर में बेटे बंद करने की जरूरत है नहीं है, उसे नियर फ्यूचर में बंद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमसे पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि लाइफ ऑफ अ बिजनेस को हमने क्या किया है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिन्हें प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंटिंग पीरियड। वो हो सकता है कैसा कैसा बेटा, कैलेंडर ईयर भी और फाइनेंशियल ईयर भी, ताकि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को जान सके। अच्छा, अगला कंसेप्ट क्या कहते हैं बेटा, कंसिस्टेंसी, कि एक बार जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चुन ली, आपको उसे बेटा कंसिस्टेंटली फॉलो करना है फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो बेटा, कंपैरेबल हो। क्या हो बच्चे, कंपैरेबल हो। अच्छा, कंसिस्टेंसी तो बोला आपने, क्या कभी हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं? The answer is yes, when it is required by law, statute, when it is required by accounting standard, and if it is required for the better presentation of the financial statement. Very good. मैचिंग क्या कहता है जी आपसे? मैचिंग ये कहता है बेटे क्या बच्चे, कि आपको सही सही प्रॉफिट अगर जानना है तो रेवेन्यू शुड बी कंपेयर्ड, या इनकम शुड बी कंपेयर्ड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न सच रेवेन्यू, सो दैट करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैन बी डिटरमाइंड, राइट? फिर बात आती है बेटे किसकी बच्चे, बेटे बोलो आप साथ साथ बोलो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है बेटा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपसे कहता है कि बेटा आपको रेवेन्यू तब बुक करना चाहिए व्हेन द अदर पर्सन या बायर इज ऑब्लाइज्ड टू पे, मींस व्हेन द ओनरशिप इन द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। सही बात है। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लो ऑफ द कैश। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय मैनेजमेंट को और अकाउंटेंट को बेटा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, यानी कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट। सही बात है, हाँ बोल दीजिए। पक्का, कोई दिक्कत परेशानी? तो इससे आगे की चर्चा कब होगी आपके साथ? परसों। और नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, वो वीडियो वाले बच्चे जिन्होंने वीडियो देखी है बेटे यहां तक और कमेंट नहीं किया है, ध्यान रखना बेटा, क्या करना है आपको जाके, एक तो आज वाली वीडियो को भी और एक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बेटे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।